हमारे यहाँ 4 तरह की बेरोजगारी है। एक तो जो काम ढूंढ रहे हैं, काम नहीं है, एक जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया, एक जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, और एक जो अंडर एम्प्लॉयड है। ये 4 मिला के 28 करोड़ होते हैं। सरकार खुद ही कभी कभी आंकड़ों को बदल देती है, मानती नहीं है। जब आंकड़े उनको लगता है कि ज़्यादा एक सही पिक्चर उनके हिसाब से नहीं दे रहे हैं, जो उनके एडवर्स जा रहे हैं, जो उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको मानती नहीं है। तो सरकार की जो ट्विन स्ट्रैटेजी है वो इसको डील करने की है कि गरीब को गरीब रखो, उनको कुछ देते रहो तो वो आपको वोट देते रहेंगे, और ऊपर से आपके चाइबॉल्स क्रिएट कर दो, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट जो आपको फाइनेंस करते रहेंगे, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी है। ऑपोजिशन इसको काउंटर नहीं कर पाया। हेलो एंड वेलकम। कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के बेरोजगारी संकट पे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस पे, और हमारे साथ हैं खास मेहमान रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उनसे समझते हैं कि बेरोजगारी संकट क्या है भी कि नहीं है, या हम सब वैसे ही परेशान हो रहे हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। सर, सबसे पहले तो यही सवाल आता है, क्योंकि सरकार बार बार घोषणा करती है कि काम बढ़ रहा है, महंगाई कम हो रही है, और आपके काम में भी बेरोजगारी को बहुत ध्यान दिया गया है। क्या सच में बेरोजगारी संकट है इस देश में? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारी जो रिपोर्ट आई थी 2022 में अक्टूबर 11, जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन के जो उपलक्ष्य में, तो उसमें हम लोगों ने दिखाया कि 32 करोड़ जो भारतीय हैं उनके पास तो कोई काम है या ढंग का काम है, और 28 करोड़ हैं जिनके पास ढंग का काम नहीं है या बिल्कुल काम नहीं है। तो जो आईएलओ की परिभाषा है इसकी कि 15 से 64 साल की उम्र के बीच के जो होते हैं उनको माना जाता है कि वो लेबर फोर्स में हैं, कि वो काम करने लायक हैं। तो उसमें क्या है कि कितने लोग काम कर रहे हैं ये देखना पड़ता है। तो हमारे देश में करीब समझिए कि 60 करोड़ लोग हैं जो होने चाहिए इसमें काम, लेबर फोर्स में, है ना। है सर? नहीं है। तो उसमें हमने बताया कि 4 तरह की बेरोजगारी है। तो एक तो वो है जो काम ढूंढ रहा है और काम नहीं मिल रहा, जिसको हम सीधे सीधे अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, जो लेबर फोर्स के डेटा में आता है। दूसरे वो हैं जो काम ढूंढना जिन्होंने बंद कर दिया। तो हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जिसको बोलते हैं कि मतलब कितने लोग 15 से 64 साल की उम्र के हैं जो लेबर फोर्स में होने चाहिए, तो वो करीब, मतलब सरकार के आंकड़े कुछ अलग हैं, सीएमआई के आंकड़े कुछ अलग हैं, मान ले 45% के आसपास, है ना। पर जो और उन्नत देश हैं या बड़े देश हैं, छोटे देशों की तो अलग स्थिति होती है, लेकिन जैसे ब्राज़ील हो गया, बड़ा देश है, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे 65 से 70% लोग लेबर फोर्स में होते हैं। हमारे यहाँ 45% क्यों है? 20% कम है। यानी कि ये लोग वो हैं जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया, इसलिए वो लेबर फोर्स में नहीं आते। और अगर आप 1991 से भी कंपेयर करें तो उस समय 58% होते थे लेबर फोर्स में। हाँ, लेबर फोर्स में, जो 15 से 64 साल की उम्र में जो कि काम ये कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, लोग तो कहते हैं कि 90s का क्राइसिस था और इस वजह से लिबरलाइजेशन और उसने नौकरियां लेकर आए। आप कह रहे हैं कि उस वक्त ज़्यादा काम था बाजार में। ज़्यादा मतलब लोग थे जो लेबर फोर्स में थे 58%, अब 45%, यानी 13% कम हो गए। अगर हम इंडिया की सिचुएशन भी देखें, है ना, कोई कह सकता है कि चीन की स्थिति अलग है, अमेरिका की स्थिति अलग है, तो हम क्यों उनसे कंपेयर करें कि वहाँ पे 65-70% हैं। होने तो हमारे यहाँ भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है। तो गरीबी ज़्यादा होने का मतलब है कि हर एक को काम करना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों को भी काम करना पड़ता है, इसलिए चाइल्ड लेबर भी हमारे यहाँ, क्योंकि गरीबी बहुत है। तो इसलिए आप देखें तो हम अगर उससे भी कंपेयर करें कि 91 में हमारे यहाँ 58% थे, 58% थे, तो अभी क्यों ये 13% कम है? बिल्कुल, है ना। तो ये इसलिए क्योंकि इन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया है, इनको काम चाहिए। तो ये हो गए करीब 19 करोड़ लोग, जो 13%। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, जैसे आप लोग जब मेथडोलॉजी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि हमारे दर्शकों को ज़्यादा समझ आ जाए, कैसे आपको कैसे निकालते हैं इसको कि कितने लोगों ने काम ढूंढना बंद कर दिया? क्योंकि सरकारी आंकड़े तो वैसे क्रेडिबल से आ भी नहीं रहे हैं। मैं पहले बात पूरी कर दूं कि ये 2 तरह की तो मैंने बताई, ये बेरोजगारी। तीसरी हुई कि जैसे आप खेत पे गए पर कुछ काम करने को नहीं है, लेकिन क्योंकि आप खेत पे गए तो आपको रोजगार मान दिया जाता है कि आपके पास रोजगार है। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि आप खेत पे जा रहे हैं।
तो इसमें क्या है कि इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है उत्पादन में। मतलब आपके वहाँ जाने या नहीं जाने से उत्पादन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, फर्क नहीं तो पड़ता। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और चौथी कैटेगरी है जिसको हम अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं, और अंडर एम्प्लॉयड बहुत है इंडिया में क्योंकि गरीबी है। तो हमारी जो परिभाषा है रोज़गार की वो है कि अगर आपको हफ्ते में 1 घंटे का भी काम मिल जाए तो आपको मान लिया जाता है कि आपके पास रोज़गार है, जबकि 1 घंटे में आप जो है कुछ अपना घर नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए जो ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद हुआ अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत है, क्योंकि जिस दिन आपके पास काम नहीं है तो आपकी तनख्वाह नहीं होगी, तो आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो जैसे अगर आप चौक पे जाएं जहाँ पे आते हैं मजदूर काम ढूंढने, तो वो बेचारे आते हैं 8 बजे 11 बजे 12 बजे तक बैठे रहते हैं कि कोई आधा दिन का भी काम मिल जाए। नहीं मिलता है तो फिर वो वापस चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ 4 तरह की बेरोजगारी है। एक तो जो काम ढूंढ रहे हैं काम नहीं है, एक जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया, एक जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, और एक जो अंडर एम्प्लॉयड हैं। ये 4 मिला के 28 करोड़ होते हैं। तो यानी कि अब हमारे यहाँ 140 करोड़ हैं लोग, तो जिनके पास कोई काम है या ढंग का काम है वो 32 करोड़ है। तो इसका मतलब है हर व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको 4.4 आदमी को सपोर्ट करना है। अगर ये 28 करोड़ जो हैं इनके पास भी ढंग का काम होता, इनकी भी कुछ कमाई होती, तो फिर हमारे 60 करोड़ होते तो 2.2 को सपोर्ट करना पड़ता। तो फैमिली पॉवर्टी जो हमारे यहाँ है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे काम कम है। जिस दिन काम ज़्यादा होगा इन 28 करोड़ को भी काम मिल जाएगा, तो फिर जो है फैमिली पॉवर्टी कम हो जाएगी। तो इससे नेशन की वेल्थ पे भी तो असर पड़ता जी हाँ, जी हाँ, उत्पादन पे असर पड़ता है। वेल्थ तो मतलब है कि आपने एक्यूमुलेट क्या किया सेविंग से, पर इनकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इनकम नेशनल इनकम, मतलब जो आदमी कमा रहा है उसको जोड़ के जो नेशनल इनकम बनती है, तो आदमी जो कमा रहा है उसी से घर परिवार चलता है। और जब वो उसने कंजम्पशन कर लिया उसके बाद जो सेविंग है, सेविंग से फिर वेल्थ बिल्ड होती है। तो इसलिए इनकम सबसे पहले आता है, फिर कंजम्पशन आता है, फिर सेविंग और फिर वेल्थ। तो इसलिए हमको इनकम पे ज़्यादा भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब है उसकी तो कोई खास वेल्थ होती नहीं है, उसकी सेविंग ही नहीं है, वो तो बल्कि ऋण लेके अपना घर का खर्चा चलाता है। इसीलिए बोलते हैं बॉन्डेड लेबरर हो गया, या जो डेट ट्रैप में फंस गया वगैरह वगैरह। फिर आपने बात की कि जो इसका जो अनुमान कैसे लगाया जाता है ना। देखिए अर्थव्यवस्था में जो भी ज़्यादातर जो आंकड़े आते हैं वो अनुमानित होते हैं। जैसे हमारे नेशनल इनकम है, तो कोई ऐसा नहीं कि आप किसी एजेंसी को जाके बता रहे हैं कि आपने कितना कमाया, उन्होंने कितना कमाया, उन्होंने कितना कमाया, और सब उन्होंने जोड़ लिया। हर चीज़ का अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमान लगाने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है, एक सर्वे किया जाता है। हाँ, सर्वे किया जाता है कि भाई आपने इतने सारे जो परिवारों को सर्वे किया। तो जैसे CMIE है वो सर्वे करता है, हमारी जो सरकार है, जो CSO है, उसकी संस्था जो ये सर्वे करती है वो सर्वे करती है। तो मान लेते हैं कि अगर हमने 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख परिवारों का सर्वे किया तो पर्याप्त है समाज के उसका अनुमान लगाने के लिए, हाँ, नेशनल एस्टिमेट करने के लिए। तो ये होते हैं जो सर्वेयर्स, वो जाके पूछते हैं कि भाई आप काम कर रहे हैं, काम कितना है ना, आपको काम मिला या नहीं मिला, इस हफ्ते मिला या नहीं मिला, इस दिन आपको मिला या नहीं मिला। उसमें भी 2-3 परिभाषा होती है कि आपको रोज़ काम मिल रहा है नहीं मिल रहा, हफ्ते में काम मिल रहा है नहीं मिल रहा, या कि आप साल में काम मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो ये जो परिभाषा होती है इस हफ्ते वाली इस्तेमाल की जाती है कि हफ्ते में आपको काम मिला या नहीं मिला। तो इसलिए ये जो तरीका होता है, इसमें जब आपका सर्वे होता है, उस सर्वे से फिर आप कहते हैं कि ये क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है तो ये सारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये नहीं कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे हमें तो आज तक किसी ने सर्वे नहीं किया, है ना। पर ये कि अगर जो आपके देश में जैसे 30 करोड़ परिवार माने जाते हैं, है ना, तो 30 करोड़ परिवार में आप 30 करोड़ को सर्वे नहीं करते, आप ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख उनको करेंगे। तो यानी कि जो है तो उसमें 0.2% या 0.1% ही जब परिवारों को सैंपल किया जा रहा है। तो ये नहीं कि आपके पास कोई आए तभी आपको लगेगा इस सर्वे हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं बिलीवेबल हाँ, होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई रिक्शे वाले से कब पूछा, या जो आपकी मेड सर्वेंट है उससे कब पूछा, है ना। तो उन जो 1 लाख परिवारों या 1.5 लाख परिवारों को सर्वे किया, उसमें कुछ जो रिक्शे वाले होंगे, कुछ उसमें जो मेड सर्वेंट्स होंगी जो घरों में काम करती हैं, कुछ होंगे जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ हैं जो डॉक्टर हैं, कुछ लॉयर हैं, तो अलग अलग तरह से। तो ये सर्वे का जो सैंपल है
वो अगर आपका सही है तो वो आपके देश की स्थिति को सही बताएगा। अगर सैंपल ही सही नहीं है तो देश की स्थिति भी ठीक से उससे नहीं निकलेगी, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाएगा, है ना। तो सैम्पलिंग इसमें बहुत ज़रूरी है ना, कि सैम्पलिंग का तरीका सही होना चाहिए। तो वो एक थोड़ी टेक्निकल सी बात होती है, पर क्योंकि अगर हमें कुछ आंकड़ों की बात करनी है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पर निर्भर करना पड़ेगा। तो अब ये सैंपल के तौर पे जो हमारे यहाँ निकल के आता है वही उसको मान लेते हैं। पर एक बात ज़रूर सही है कि अक्सर सैम्पलिंग में गड़बड़ी भी हो सकती है ना, क्योंकि मतलब इतना बड़ा देश है और हमने सेंसस ही नहीं किया 2021 का। अच्छा, जो सेंसस है वो बेस होता है आपके सैंपल बनाने का, तो 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पे भी चल रहा है, जबकि 2011 से 2021 की स्थिति काफ़ी बदल गई है। तो इसलिए आपका सैंपल भी बदल जाना चाहिए था, लेकिन हम पुराने ही उस पर चल रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से अभी भी कुछ गड़बड़ी चल रही हो। दूसरा ये है कि सरकार खुद ही कभी कभी आंकड़ों को बदल देती है, मानती नहीं है। जब आंकड़े उनको लगता है कि ज़्यादा एक सही पिक्चर उनके हिसाब से नहीं दे रहे हैं, जो उनके एडवर्स जा रहे हैं, जो उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको मानती नहीं है। तो जैसे कि 2018-19 में वो जो एम्प्लॉयमेंट का था, तो उसमें आया कि अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर के रिकॉर्ड हाई पे हो गई है ना। तो उसको सरकार ने माना नहीं कि नहीं ये नहीं हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि ये सही होगा? नहीं, क्योंकि अब देखिए और कोई चारा नहीं है। या तो हम एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करें, तो CMI एक है, और CMI का क्या है कि उनका हर महीने हर हफ्ते सैम्पलिंग चलता रहता है। वो हर रिपोर्ट देते रहते हैं महीने 3 महीने पे, साल की वगैरह, जो हमारा जो नेशनल है वो नहीं करता है। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये मानते हुए कि इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कोई एक आधार होना चाहिए जिसके आधार पे हम काम करें। फिर इम्प्रेशन होता है, जैसे कि मैं भलसवा कई बार गया, वहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, सभी महिलाएं शिकायत कर रही थी कि हमारे पास काम नहीं है, हम घर परिवार कैसे चलाएं। बच्चे हैं वहाँ पे, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, वो मोबाइल पे लगे हुए हैं क्योंकि काम नहीं है कुछ करने का। तो ये आपको दिखता है कि इस तरह से, मतलब जो अगर आप गरीब इलाकों में जाएं तो वहाँ पे दिखता है। फिर गांव के इलाकों में यही जो परेशानी है लोगों को कि भाई काम नहीं है ना, वो खेत में जाते हैं पर काम नहीं है, उससे जो उनकी आमदनी नहीं हो रही। इसीलिए बड़ी मात्रा में लोग जो गरीब प्रांत है वहाँ से पलायन करके अमीर प्रांतों में चले जाते हैं, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है ना, वहाँ से पंजाब, हरियाणा, गोवा, केरला, है ना, वहाँ चले जाते हैं क्योंकि काम नहीं है। तो ये दिखा रहा है। और फिर जैसे कि पैंडेमिक हुआ तो बड़ी तादाद में लाखों करोड़ लोग जो शहरों से गाँव में चले गए, है ना, वहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, तो वहाँ पे कुछ काम मिला। पर जो RBI की रिपोर्ट आती है वो भी दिखाती है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जहाँ पे कि एक परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन का काम मिलना चाहिए, ज़्यादातर 45 से 50 दिन का ही काम मिल रहा है, क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा में उसमें धन नहीं डाला जा रहा है कि उसमें लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो तरह तरह से दिख रहा है कि एक जो परेशानी का दौर है। एक और चीज़ जो आपको दिख रही है कि जैसे कि रेलवे की भर्ती के लिए 2019 में 35,000 नौकरियां थी, ग्रेड C ग्रेड D की, है ना, लोअर लेवल की। तो उसके लिए 1.2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, मतलब इतनी बड़ी तादाद में, है ना। फिर 7 लाख लोगों को इनवाइट किया गया 2 साल बाद इंटरव्यू के लिए 2021। तो राइटिंग हो गई, बच्चों ने प्रयागराज में, पटना में, हैदराबाद में राइटिंग कर दी कि भाई हमारा क्या होगा, है ना, हमें तो कॉल आया नहीं। उसी तरह जैसे अग्निवीर की स्कीम अनाउंस हुई तो उस पर फिर राइटिंग हो गई। उसी तरह आपने देखा 2015 में जैसे उत्तर प्रदेश में 360 जो नौकरी निकली पियोन की, तो उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया, हाँ, उत्तर प्रदेश में 360 नौकरियों के लिए, जिसमें से 380 PhD थे और 2 लाख BTech, MTech, BCom, MCom थे। यानी कि आपने PhD कर ली और आप पियोन की नौकरी के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर। आपने BTech, MTech कर लिया और आप पियोन की नौकरी के लिए कर लिया। NDTV पे उसी समय दिखा रहे थे कि जब MBA जो है वो नालियाँ साफ कर रहे हैं, तो उनसे पूछा गया क्यों नाली साफ कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये टेस्ट है कि जिससे वो सफाई कर्मचारी की नौकरी के उनको मिल जाए। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम उनसे जानेंगे कि सरकार जो आंकड़े दे रही है बेरोजगारी पर, उनकी सच्चाई क्या है, कितने सच्चे हैं, कितने भरोसेमंद हैं, और उनसे यह भी समझेंगे कि इस बेरोजगारी संकट का समाधान क्या है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कारवां बातचीत। ये सारा बैकग्राउंड जो आपने दिया है डराने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे सरकार का दावा है, सरकार कह रही है कि पिछले 9 सालों में
1.5 करोड़ नौकरियों का निर्माण हुआ है और 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से हटाया है सरकार ने। अब जब नौकरियां नहीं हैं और एक परेशानी का माहौल है, तो फिर ये गरीबी जो 14 करोड़ के आसपास गरीबों को गरीबी रेखा से हटाया या गरीबी से मुक्त किया है, वो कैसे संभव हुआ होगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें आपने अलग अलग चीज़ें पूछी हैं। पहली बात तो ये कि जैसे मैंने कहा 28 करोड़ का तो बैकलॉग है, जिसको हमें कवर करना है ना। दूसरा ये कि हर साल कितने बच्चे आते हैं जो जॉब मार्केट में, तो सरकार तो कह रही कि 5 से 8 मिलियन, यानी 50 लाख से 80 लाख, पर लेकिन ये आंकड़ा सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हो गया है ना। पर मैं कहता हूँ कि 2022 में जो जॉब मार्केट में आ रहे हो कम से कम 15 साल के होने चाहिए, तो यानी 2007 में पैदा हुए थे जबकि ग्रोथ रेट ज़्यादा था। और उसमें भी सभी जब बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें कुछ जो इंटर करेंगे, कुछ बीए करेंगे, कुछ एमए करेंगे। तो हमने अपनी रिपोर्ट में आंकड़े निकाले हैं कि 15 साल पहले यानी 2007 में कितने बच्चे आए जो मतलब हाई स्कूल करके आगे गए या जो जॉब मार्केट में आए। फिर उससे 2 साल और पहले 2005 में आप जाइए तो वो इंटर मतलब में एंटर किए कितने हायर एजुकेशन के लिए गए और कितने जॉब मार्केट में आए। फिर उससे 3 साल पहले गए तो बीए जो इन्होंने करके या बीएससी करके जो जॉब मार्केट में आए या जो और आगे हायर स्टडीज़ के लिए। तो आपको आंकड़े देखने पड़ेंगे 2007 के, 5 के, 2002 के और 2000 के। तो हमने पाया कि 27 मिलियन यानी 2.7 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 2022 में जॉब मार्केट में आने के लिए तैयार। उनमें से हमने मान लिया कि 25% महिलाएं हैं, उनको या तो चाइल्ड बर्थ के लिए या मैरिज की वजह से किसी वजह से वो काम नहीं कर सकती हैं। तो फिर 24 मिलियन बचे। तो हमें 2.4 करोड़ बच्चों के लिए प्रावधान करना है नौकरियों का। अब सरकार अगर ये कह भी रही कि हमने 1.5 करोड़ 9 साल में दिया या 2 करोड़ दिए, तो ऊँट के मुंह में जीरा हुआ, क्योंकि 28 करोड़ का तो बैकलॉग है आपका और हर साल 2022 में 2.4 करोड़ बच्चे तैयार हैं। अब ये अलग बात है कि उसमें हताशा और निराशा में बहुत सारे बच्चे 3 बार 4 बार 5 बार इम्तहान ले रहे हैं, बैंकिंग का ले रहे हैं, पुलिस का ले रहे हैं, आर्मी का ले रहे हैं वगैरह। पर अगर आज जॉब मिलता तो तुरंत जॉब ले लेते। तो इसलिए हमें 2.4 करोड़ तो उनका प्रावधान करना है। 28 करोड़ का जो बैकलॉग है तो हमें कम से कम 6-7 करोड़ हर साल जॉब क्रिएट करने हैं अगर 5 साल में हमें समस्या का समाधान निकालना है। तो ये तो सरकार ने बहुत कम आंकड़े बताए है ना। जो मैं गरीबी रेखा नहीं, पर जो दूसरा आपका सवाल था है ना, उस पर बाद में आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, क्या सरकार कर सकती है क्या अगर चाहे भी तो देखिए, जो गरीबी है और बेरोजगारी वो कोई नेचर गिवन नहीं है, वो सिस्टम से आती है। मतलब जो कैपिटलिस्ट थ्योरी है, जो प्रो बिजनेस थ्योरी है, वो तो कहती है कि जो है वो नेचुरल है बेरोजगारी, उसको स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ना, कि ये स्ट्रक्चर में है, ढांचे में, कि मतलब हमारी जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, जिस प्रकार का सिस्टम है वो है। पर जब उनसे पूछते हैं कि भाई ये कितना होना चाहिए, हाँ, तो कहते हैं जो है वो स्ट्रक्चरल है, मतलब टोटोलॉजिकल हो गया है ना। मतलब कि उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि जितना है उतना है, हाँ, जितना है उतना वो स्ट्रक्चरल हो गया है ना। तो ये कोई थ्योरी में थ्योरी नहीं हुई। सवाल ये उठता है कि अगर हमें नौकरी देनी है तो उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं, है ना। तो सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी देखिए, जैसे कि आज हमारे जो संघर्ष क्षेत्र में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें काम नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि इतना ऑटोमेशन हो रहा है। और अब तो भयंकर स्थिति आने वाली है अगले सालों में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो स्किल्ड जॉब्स को भी डिस्प्लेस कर देगा। अभी तो हम ड्राइवरलेस कार्स की, ऑटोनमस व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, पर जो आ रहा है चैट जीपीटी वगैरह, उसके जो आएंगे तो वो तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जर्नलिस्ट, इन सब को डिस्प्लेस करने वाला है। लेकिन सरकार तो कहेगी ना डॉक्टर साहब की टेक्नोलॉजी का इनोवेशन या उसका लगाना ज़रूरी है, क्योंकि देश पीछे नहीं रहना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि क्या ज़रूरी है, क्या आदमी ज़रूरी है या टेक्नोलॉजी ज़रूरी है ना। जो गांधी ने कहा कि हमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सबके पास रोज़गार हो, है ना। तो ये हमें मतलब एक नेशनल कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि हमारे लिए हमारे सिटीजन्स ज़रूरी हैं या कोई बिजनेस का प्रॉफिट ज़रूरी है। तो वो हमें चॉइस करनी पड़ेगी, है ना। और एक डेमोक्रेसी में अगर मेजॉरिटी कहे कि भाई हमें तो लोगों को रोज़गार देना है क्योंकि उसी से समाधान है देश का, तो हमें वही करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से हम इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी को अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में करेंगे तो सबको रोज़गार मिलेगा,
अगर हम सिर्फ उसको सोशली छोड़ देंगे तो टेक्नोलॉजी रूल करेगा हमारे ऊपर, है ना। तो इसलिए जो सवाल आपका है उसको समझेंगे, पहले तो टेक्नोलॉजी हो गई। तो इसलिए रोजगार हमारा संगठित क्षेत्र में नहीं बन रहा क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी इस प्रकार की है, लेकिन 80% हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रहा है। तो 6% लोग जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और जो 94% जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ 20% जा रहा है। असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा संकट है। संगठित तो सारा असंगठित क्षेत्र में ही है क्योंकि वहीं पे बेरोजगारी होती है। संगठित क्षेत्र वाला तो बेरोजगारी नहीं, जिस दिन उसका काम गया तो असंगठित क्षेत्र में आ गया, तो असंगठित क्षेत्र में ही बेरोजगारी है। दूसरी बात यह है कि हमारा कृषि जिसमें 46% लोग काम करते हैं उसके लिए सिर्फ 5% इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो 5% इन्वेस्टमेंट जा रहा है 46% लोगों के लिए, और 6% के लिए 80% जा रहा है। तो दोनों ही जगह बेरोजगारी, क्योंकि ये 5% काफ़ी नहीं है कि कृषि में 46% के लिए जा रहा है, और जिनके लिए 80% जा रहा है वहाँ पे इतना मैकेनाइजेशन है कि वहाँ जॉब क्रिएशन नहीं है। तो इसलिए एक तरह से जो रेजिडुअल सेक्टर है वो सारा असंगठित क्षेत्र है कि जिसको काम नहीं मिल रहा तो वो असंगठित क्षेत्र में ही रहेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। अब आप जैसे देखिए बजट को, अभी लेटेस्ट बजट को, तो उसमें सरकार कह रही है हम तो 10 लाख करोड़ रुपए जो कैपिटल फॉर्मेशन में डालेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ जा रहा है वो? बड़े बड़े हाईवेज में, बड़े बड़े रेलवे कॉरिडोर्स में, आईटी सेक्टर में, पावर में। यहाँ तो रोजगार पैदा ही नहीं होता। पहले कंस्ट्रक्शन में अगर आप किसी सड़क को बनते देखते या रेलवे लाइन को, तो सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे। अब बड़ी बड़ी क्रेन्स, बड़े बड़े बुलडोजर्स और बड़े बड़े ट्रैक्टर्स के साथ 5-10 लोग काम करते दिखते हैं। तो ये जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं इनमें सरकार पैसा डाल रही है, और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम उसको काट दिया। फिर आपका शिक्षा है उसको काट दिया रियल टर्म में, फिर आपका हेल्थ है उसको काट दिया। अब शिक्षा और जो इसमें स्वास्थ्य के सेक्टर में बहुत रोजगार पैदा होता है, क्योंकि यहाँ तो टीचर चाहिए आपको, जो डॉक्टर चाहिए आपको, टेक्नीशियंस चाहिए। तो जहाँ पे लेबर आप एम्प्लॉय कर सकते हैं उनको बजट में काटा जा रहा है, और जहाँ पे लेबर बहुत कम लगेगा जो बिजनेस को फायदा पहुँचाएगा, है ना, उसमें आप जो पैसा डाल रहे हैं। तो अपने आप तो सेकंड पॉइंट कि आपकी फिस्कल पॉलिसी सही होनी चाहिए, है ना, कि सरकार की नीति सही हो कि रोजगार पैदा हो। फिर आपका टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स से पैसा उठाना चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशनरी होता है, उससे आपके दाम बढ़ते हैं। तो आपको डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा उठाना चाहिए। हमारे यहाँ 11% जो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, 6% डायरेक्ट टैक्स से आता है। तो हमें कम से कम, और भी अगर बाकी जो देशों के कंपैरिजन में देखें तो जो पिछड़े हुए देश हैं जो ज़्यादा उन्नत नहीं है वहाँ पे भी 9-10% आता है। हमारे यहाँ क्यों 6% आ रहा है? क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत है। अब काले धन की अर्थव्यवस्था से रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता। तो काले धन की अर्थव्यवस्था तीसरा फैक्टर हो गया। पब्लिक फाइनेंस हो गया, फिर पब्लिक फाइनेंस में टैक्स कम हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा हुआ, फिर जब ये काले धन की अर्थव्यवस्था आ गया। तो इसलिए ये जो सारे फैक्टर्स हैं इन पे जब अगर हम अपना कंट्रोल करेंगे, है ना, तो आपके जो रोजगार पैदा होगा। फिर आपका माइक्रो सेक्टर और एग्रीकल्चर जहाँ पे कि 94% एम्प्लॉयमेंट है उसको आप बढ़ावा दीजिए। अच्छा, वहाँ पे जो कृषि का क्षेत्र है वो तो जो कृषक हैं वो कह रहे हैं कि ये तो घाटे का सौदा है, तो जब उनकी आमदनी कम होगी तो डिमांड कम होगी। उसी तरह माइक्रो सेक्टर है, वहाँ पे तनख्वाह बहुत कम है, जब वहाँ पे तनख्वाह कम होगी तो फिर आपकी डिमांड कम होगी। तो मुझे हेनरी फोर्ड का स्टेटमेंट याद आता है जो उन्होंने 1911 में दिया था, जब उन्होंने फोर्ड की जो मॉडल टी कार बनाई थी, है ना, जो मास प्रोड्यूस कार थी, है ना। तो उन्होंने कहा मैं मास प्रोड्यूस करके क्या करूँगा अगर सिर्फ अमीर ही खरीद सकते हैं कार, जब तक मेरा वर्कर ये कार नहीं खरीद सकता तो मास प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा वर्कर को ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो ये बात हमारे माइक्रो सेक्टर एग्रीकल्चर पे भी लगती है कि जब 94% की आमदनी बहुत कम होगी तो मार्केट में डिमांड कम होगी, जब मार्केट में डिमांड कम होगी तो ग्रोथ कम होगा, और जब ग्रोथ कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा। तो इसीलिए हमारा सुझाव ये रहा है कि कृषि में और माइक्रो सेक्टर में आपको लिविंग वेज मिलनी चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि लिविंग वेज होनी चाहिए हर एक की, है ना। मिनिमम वेज की बात नहीं है। मिनिमम वेज का तो मतलब है कि आप किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन लिविंग वेज का मतलब है कि आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, आपके घर का, आपके खाने पीने का, कपड़े का, इस सब का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ 30% महिलाएं और बच्चे तो कुपोषित हैं, मतलब कि उनके पास ये 5 किलो राशन मिलने के बावजूद भी उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है,
या पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं है। हम जैसे अगर बेरोजगारी इतना बड़ा संकट है जो सीरियस है, मैं भी मानता हूँ, आपने तो अध्ययन ही किया है इसका लगातार, तो ये चुनावों में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता, क्यों नहीं मुद्दा बनता है बेरोजगारी? इसलिए नहीं बनता कि जो गरीब आदमी है वो अपने आप से ऑर्गेनाइज नहीं होता, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसको जब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज करेंगी तभी ऑर्गेनाइज। तो गरीबी तो बहुत समय से अपने देश में है ना। गरीब आदमी कब उठ के खड़ा होता है? उसके पास तो समय ही नहीं है इसके बारे में सोचने, वो तो पिसता रहता है ना। वो जैसे कि अब आप किसी वो स्लम में जाइए, बच्चे अपना मोबाइल के सामने बैठे अपना वो देखे जा रहे हैं, है ना, और उससे तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं। तो वो नहीं ऑर्गेनाइज होगा जब तक कि कोई जाके ऑर्गेनाइज नहीं करे। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज डर गई हैं। आप देखिए 2013-14 में बीजेपी रोज सड़क पे आती थी कि दाम बढ़ गए, करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है। अब इतनी सब परेशानी हो गई, पैंडेमिक के दौरान कितनी डेथ हो गई, लेकिन यूपी में जो वो पार्टी, जो समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई, बीजेपी जीत गई। इसके बावजूद, क्योंकि समाजवादी पार्टी सड़क पे नहीं गई, ये बात उठाई नहीं, उसने मोबिलाइज नहीं किया। वो सोचते हैं कि अपने आप ही परेशान होकर वोट नहीं, वो घबरा गए। लीडरशिप जो है चारों तरफ वो इनकम टैक्स रेड्स, ईडी रेड, इस सब से परेशान है, तो वो आ नहीं रहे और उनको डरा दिया गया है। यहाँ तक कि आपने देखा सरकारें तोड़ ली गई, है ना, कि जो करप्ट थे उनको आपने जो करके वॉशिंग मशीन में डाल के अपने में कर लिया और फिर आप वो कर रहे हैं। तो आप जगह जगह देखिए सरकारें टूटी हैं, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने ये किया है। तो इसलिए जब तक ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनमें हिम्मत नहीं आएगी तब तक ये मोबिलाइजेशन भी नहीं होगा। और सरकार ने क्या किया है, बड़ी एक ट्विन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, बड़ी क्लेवरली। झूठे आंकड़े पहले तो, है ना, और झूठे आंकड़े मतलब चाहे जीडीपी के हों, चाहे बेरोजगारी के हों, चाहे गरीबी के हों। आपने गरीबी का सवाल पूछा था, उसका भी मैं बताऊंगा कि क्यों गरीबी के आंकड़े गलत हैं। जो सरकार कह रही कि हमने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे कर दिया है, कि वो आंकड़े सही नहीं हैं। तो वो मैं आता हूँ। तो इन्होंने क्या किया है कि 80 करोड़ को गरीब रखो और उनको लाभार्थी बना दो। हर इलेक्शन में प्रॉमिस कर दो कि 5 किलो ये मिल जाएगा, गैस का सिलेंडर मिल जाएगा, कोई साइकिल दे रहा है, कोई जो कुछ और दे रहा है, कोई अम्मा कैंटीन स्टार्ट कर रहा है, कोई इंदिरा कैंटीन स्टार्ट कर रहा है ना। तो लाभार्थी बना दो, तो लाभार्थी के तौर पे आप वोट लेते रहो उनसे, है ना। तो बेसिकली हमने अपनी जो जनता है उसको एक तरह से डाउन कर दिया है, कि वो एक तरह से हाथ फैलाए हुए कि हमें कुछ मिलता रहेगा। आत्मसम्मान उनका जो खत्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम कॉन्ग्लोमरेट्स बना रहे हैं बड़े बड़े, है ना। ये एक चाय बॉल की स्ट्रैटेजी जो साउथ कोरिया की थी उसके आधार पर, तो सारे बिजनेसेस, अडानी को, अंबानी को, टाटाज को, ये बड़े बड़े चाय बॉल्स बना दो जो वर्ल्ड बीटर हो। लेकिन जो चाय बॉल साउथ कोरिया के हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, और टेक्नोलॉजी के आधार पे सैमसंग है, एलजी है, ह्यूंडई है, ये कम्पीट कर रहे हैं दुनिया के मार्केट में। हमारे जो टोयोटा तो जापानीज है ना, मैं तो चाय बॉल्स की कह रहा हूँ, पर ये बात जापान के लिए भी सही है। वहाँ पे जापान इनकॉर्पोरेटेड हो गया, सरकार और बिजनेस एक साथ गए, तो उन्होंने सपोर्ट किया जब बिजनेस को वहाँ पे। पर चाय बॉल की स्ट्रैटेजी यहाँ पे लग रही है कि यहाँ पे क्या है कि हमारे अडानी, अंबानी, टाटा ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की है, इन्होंने एक्वायर किए हैं जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं। तो जैसे बॉम्बे का एयरपोर्ट एक्वायर कर लिया, एसीसी सीमेंट एक्वायर कर लिया, होलसिम से वगैरह वगैरह, है ना, श्री सीमेंट अभी एक्वायर कर लिया। तो ये एक्विजिशन से बड़े हो रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से। तो हमारी कमजोरी देश की है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो इसलिए ये जो समस्या है हमारी, तो सरकार की जो ट्विन स्ट्रैटेजी है वो इसको डील करने की है कि गरीब को गरीब रखो, उनको कुछ देते रहो तो वो आपको वोट देते रहेंगे, और ऊपर से आपके चाय बॉल्स क्रिएट कर दो, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट जो आपको फाइनेंस करते रहेंगे, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी है। ऑपोजिशन इसको काउंटर नहीं कर पाया है, क्योंकि ऑपोजिशन एक तो घबराया है, मीडिया पे कब्जा है सरकार का, और जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आपने कब्जा कर लिया है। तो इस समय कहीं ऑपोजिशन की आवाज़ नहीं उठ रही। तो ये और अगर आप देखें तो जैसे कि मोदी जी का वो बीबीसी पे इंटरव्यू जो था, है ना, उसमें उनसे पूछा गया कि आपने 2002 में क्या गलती की, तो उन्होंने कहा हमने मीडिया पे नहीं ध्यान दिया, है ना। तो खुद मान गए कि मीडिया पे जो कब्जा रखना बहुत अहम है अगर आपको सत्ता में रहना है। तो इसलिए जो गरीब आदमी हो अपने आप से नहीं मोबिलाइज होता, गरीब को मोबिलाइज किया जाता है ना। उनको पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकली मोबिलाइज करते हैं, और अभी इस समय किसी की हिम्मत नहीं दिख रही कि उस सड़क पे आके रोज रोज वो करे, क्योंकि तुरंत वो रेड हो जाएंगी, तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे, तुरंत परेशानी में
हम दिल्ली में देख ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ क्या हो रहा है, एक के बाद एक लीडर्स को जो है अरेस्ट कर लिया जा रहा है और केसेस अब लटकते रहते हैं, सालों चलते हैं, है ना। अब उमर खालिद का केस देख लीजिए, अब इतने सालों से चल रहा है, अभी तक वो जो है FIR वगैरह नहीं हुई। वो कन्हैया कुमार के खिलाफ केस हुआ था, वो इतने साल हो गए, इलेक्शन के पहले 2019 के पहले थोड़ा उठाया था, फिर उसके बाद अब फिर 10 साल हो गए, लेकिन अभी तो कुछ उसके केस आगे बढ़ नहीं रहा। तो ये सिर्फ तंग करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, उनके पे कब्जा करने के लिए ये सब किया जाता है, ताकि इन सारे ज़रूरी मुद्दों पर ध्यान तो न आए। अब गरीबी की बात आपने कही, तो ये जो कहा जा रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन में 13.5 करोड़ लोगों को हमने 2015-16 के मुताबिक 2019-21, ये नोट कीजिए, वो 2019-21 है 2 साल, वो 2015-16 1 साल है। तो ये गलत कंपैरिजन है, मतलब कंपैरिजन ही गलत है कि 2 साल का आप जो वो एवरेज करके 1 साल से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि 2020-21 ज़्यादा वो पैंडेमिक का ईयर है। अब हमें सबको पता है कि पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा इनकम की गिरावट हुई, तो कैसे गरीबी कम हो जाएगी जब इनकम गिर गई, और इतनी गिरावट कभी हुई नहीं 75 साल में जितनी कि 2020-21 में। दूसरी बात ये कि मल्टी डायमेंशनल है, तो मल्टी डायमेंशनल में 3 फैक्टर्स आते हैं, एक तो एजुकेशन, एक हेल्थ और एक फिर आपका वेल बीइंग। तो एजुकेशन का देख लीजिए, स्कूल बंद थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो फिर एजुकेशन में कैसे बेटर हो गया। हेल्थ में एक्स्ट्रा डेथ हुई, लोग अस्पताल के बाहर मर जा रहे थे, है ना, तो हेल्थ का इंप्रूवमेंट कैसे हो गया। और जब इनकम कम हो गई तो कैसे न्यूट्रिशनल बेटर हो गया, है ना। तो इसलिए हो ही नहीं सकता। तो ये जो NHFS के आंकड़े जो 2019-21 के हैं, मेरा ये मानना है कि सही नहीं है, और जो मतलब देखना चाहिए था वो देखा नहीं जा रहा। तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं, है ना। ये तो मुझे लगता है सब चुनावी उसके लिए ये सारा किया जा रहा है कि अभी उन्होंने एक दूसरी रिपोर्ट निकाल दी। ये पहली रिपोर्ट आई थी कोई 7-8 महीने पहले, अब दूसरी रिपोर्ट निकाल दी, और इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि अब 24.5 करोड़ को जो हमने नीचे कर दिया है तब से, है ना। अब क्या किया है, प्रोजेक्शन कर दिया। जब हमारे 2020-21 के आंकड़े सही नहीं हैं तो हम प्रोजेक्शन कैसे कर सकते हैं अगले साल के लिए, तो प्रोजेक्शन करना भी सही नहीं है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए आंकड़े पेश करने हैं, तो ये सारी बातें की जा रही हैं। तो जो एक कहा जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, कि हमारी साख बढ़ गई है ना जी। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारी साख बढ़ गई तो ये एरोप्लेन में 300 लोग क्यों बाहर जा रहे थे 70-80 लाख रुपए देके। इंडिया में से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 2014 से 2019 के बीच में 23,000 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ गए, और 2019 में फिर 6,500 गए, 2022 में 7,500 चले गए। तो ये अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स क्यों देश को छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बिगड़ गया। अब खतरा सबको है कि कल हमें भी टेक ओवर कर लिया जाएगा, जैसे कि होलसिम को कह के अल्ट्रा टेक्स को अलग करके और जो एक्वायर कर लिया, तो जो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसको कोई जो किसी की निगाह पड़ी तो उसको एक्वायर कर लेंगे। ये खतरा महसूस करते होंगे बिजनेसमैन, तभी जा रहे हैं। नहीं तो जहाँ यहाँ पे अल्ट्रा हाई नेटवर्थ उन्होंने सब ज्यादा यहाँ पे कमाई की है ना, और फिर भी वो छोड़ के जा रहे हैं देश। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कहीं तो कुछ परेशानी होगी ना जिसकी वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो इतना उनकी वेल्थ है ना, दे आर इन द टॉप 0.001% ऑफ द कंट्री, और फिर भी छोड़ के जा रहे हैं। और अच्छा, अगर हम विश्व गुरु हो गए हैं तो अमेरिका से क्यों नहीं इंडिया लोग आते, कनाडा से क्यों नहीं इंडिया लोग आते, ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं? हमारे जो यूथ है वो क्यों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह जाने के लिए, और इलीगली जा रहा है 70 लाख रुपए देके, 50 लाख रुपए देके। मतलब वो कोई गरीब नहीं है, वो भी अमीर है, जिसके पास 70 लाख की प्रॉपर्टी होगी देने के लिए कि उसका परिवार माइग्रेट कर जाए, तो अमीर ही है। बिल्कुल। तो अमीर लोग छोड़ के जा रहे हैं लीगली और इलीगली, इसका मतलब है स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी चीज जो हमें दिखाती है कि हम विश्वगुरु नहीं हैं, वो ये कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हर चीज की टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आपने देखा कि प्रधानमंत्री गए अमेरिका और कह रहे हैं कि G414 का इंजन मिल जाएगा हमें। अब G404 हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी LCA में, है ना, जो कि 1980s की टेक्नोलॉजी है, और G414 1990s की टेक्नोलॉजी है। वो कोई ऐसा नहीं कि आपकी जो इमीडिएट जो 2022 की टेक्नोलॉजी है इतनी पुरानी है ना, पर वो G404 से बेटर है, क्योंकि हमारा LCA जो एयरक्राफ्ट है वो अंडर पावर्ड है। जो हम जब अपना कावेरी इंजन बनाना चाह रहे थे वो तो पावर उसमें हो नहीं रही है उतनी, तो इसलिए अब G404
इस्तेमाल कर रहे हैं जो 1992 में एग्रीमेंट हुआ था। पर सवाल ये है कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे उसमें, है ना, कि मतलब LCA एयरक्राफ्ट हम 1985 से बना रहे हैं और अभी भी फुल्ली पावर्ड नहीं है। MK1 फुल्ली पावर्ड नहीं है, MK2 मार्क 2 बनाने की है जिसमें 15 इम्प्रूवमेंट्स वगैरह करके। वजह है कि हमारी R&D में कमज़ोरी है, हमारी शिक्षा में कमज़ोरी है। शिक्षा में हमारी इतनी कमज़ोरी है कि हमारे जो रूरल स्कूल्स हैं, गांव के स्कूल्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट आती है, एसर की रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, वो बताती है कि 50% बच्चे जो गांव के जो स्कूल हैं, वो जो गांव के स्कूल हैं वहाँ पे 50% बच्चे 5वीं जमात में दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते, तो ड्रॉप आउट कर जाएंगे। और जो बाकी जो है उनकी भी शिक्षा बहुत कमज़ोर है। हम तो JNU में देखते थे कि जब PhD कराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लैंग्वेज स्किल नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग जो सही नहीं है बच्चों की। तो R&D में हम बहुत कमज़ोर हैं क्योंकि हमारी शिक्षा पे हम खर्च नहीं कर रहे। शिक्षा पे हमें कम से कम 6% GDP का पब्लिक एजुकेशन में डालना चाहिए, हमने कभी 4% से ज़्यादा नहीं डाला। तो शिक्षा बहुत कमज़ोर है हमारी। स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हमारी शिक्षा में हम रट्टा मार के जब इम्तहान पास करते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो जो नॉलेज बिल्ड होनी चाहिए नॉलेज बिल्ड नहीं होती। दूसरी R&D में कमज़ोरी है। R&D में हम 0.7% GDP का लगा रहे हैं, जबकि चाइना 3% लगाता है और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है, यानी वो हमसे 22 गुना ज़्यादा R&D में खर्च कर रहे हैं। तो वो हमें हमारे कल्चरल सिंबल्स हमें एक्सपोर्ट कर देते हैं। मतलब गणेश की मूर्ति है, लटई है, मांझा है, पतंग है ना, रंग तक होली का, हाँ? होली का रंग, होली का रंग, पिचकारी, खिलौने, ये सारे वहाँ से हम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्केल बिल्ड कर लिया और दूसरा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। तो टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो हम APIs वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 2002 तक हम APIs में 80% सेल्फ सफिशिएंट थे, अब 80% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो API तो आपके जब फार्मास्यूटिकल्स के लिए ज़रूरी है, नहीं तो आप फार्मास्यूटिकल नहीं प्रोड्यूस कर सकते। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन के, आपके ऑटोमोबाइल्स वगैरह की, वो कंपोनेंट वहाँ से आ रहे हैं। तो वो हाई वैल्यू एडेड चीज़ें हमें सप्लाई कर रहे हैं, हम उनको लो वैल्यू एडेड चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा $100 बिलियन का उनसे डेफिसिट है। तो इतना डेफिसिट क्यों है? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए। और टेक्नोलॉजी में पिछड़ने का एक और आज है, वो है कि RCEP हम साइन करने गए थे। तो RCEP जब हम साइन करने गए तो क्या हुआ, लास्ट डे पे हमने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि RCEP में तो चाइना डोमिनेट करेगा। अब देखिए हमारी विडम्बना, RCEP में होते तो चाइना डोमिनेट करता, RCEP से बाहर है तो हमें परेशानी, क्योंकि उन्हीं देशों के साथ ट्रेड करना है और हमें वो कंसेशन नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो हमें ये परेशानी नहीं आती। तो वैश्वीकरण के लिए टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजी ही आपको रोज़गार भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि अगर आपसे टेक्नोलॉजी जो चारों तरफ होगी तो आप और ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी और सर्विसेज वगैरह में। तो टेक्नोलॉजी को सही ढंग से सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर्म में हमें इस्तेमाल करना है, और डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो चाहिए, ना कि डेवलपमेंट फ्रॉम अबव। तो उसके लिए असंगठित क्षेत्र को ऊपर करना है, कृषि को ऊपर करना है। जिस दिन कृषक की अगर इनकम सही हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। जिस दिन माइक्रो सेक्टर वाले जो वर्कर की डिमांड इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो संगठित क्षेत्र भी बढ़ेगा, असंगठित क्षेत्र दोनों बढ़ेंगे, और यही भारत के लिए एक स्थायी सोल्यूशन भी लेकर और रोजगार पैदा होगा। डॉक्टर साहब, आज जो हमको आपने समझाया उससे हमने बहुत कुछ सीखा, हमें जानने का मौका मिला, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ समझने का मौका मिला होगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगज़ीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।